इवनिंग फ्रेंड्स, अनअकैडमी के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे गांधी युग के बारे में। इनफैक्ट लोगों को क्लियर आ रही है? कुछ इनके आंदोलनों के बारे में हेनरी विवियन डेविड थोरो के बारे में भी पढ़ा। सिविल डिसओबीडियंस का फॉर्मूला इन्होंने यहीं से लिया था। ये गांधी जी चित्र में अपने भाई के साथ हैं। दक्षिण अफ्रीका में कैसे कैसे इनकी गतिविधियां हुई इसके बारे में भी पढ़ा। और गांधी जी जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे तो इस कॉस्ट्यूम में थे। ये प्रिटोरिया में गांधी जी की मूर्ति बनी है अभी भी दक्षिण अफ्रीका में। ये बोअर के युद्ध के समय गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके संजय, थैंक यू वेरी मच। ये गांधी जी और उनकी वाइफ है कस्तूरबा। भारत में आने के बाद गांधी जी ऐसे हो गए। पहले इस कॉस्ट्यूम में हुआ करते थे। और ये खेड़ा सत्याग्रह का चित्र है। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को याद है? रॉलेट एक्ट, एनी बेसेंट के साथ। ये सिडनी रॉलेट है जिसने रॉलेट एक्ट लाया, काला कानून। और जलियांवाला बाग, ये है माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर को आदेश दिया था। ये वो कुआं है जहाँ पे जो भर गया था लोगों से, जलियांवाला बाग के बीच में है, जहाँ लोग जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े थे। हाँ, माइकल ओडायर पंजाब का था, जनरल डायर अमृतसर का था गवर्नर। इन दोनों में फर्क। ये टैगोर जी दिख रहे हैं। टैगोर जी ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला कांड के बाद गांधी जी सीरियस हुए और वहां से इन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो इनके मन में पूर्वाग्रह था, भ्रम था कि ये जस्टिफाइड लोग भी हो सकते हैं, इस भ्रम को इन्होंने त्याग दिया। इवन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी लोगों ने कहा, वहां के खुद के अपने सांसदों ने कहा कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं नहीं है। टैगोर जी को नाइटहुड की भी उपाधि मिली थी और सर की भी उपाधि मिली थी। सर और नाइटहुड, इन दोनों को इन्होंने वापस कर दिया। एक भारतीय सदस्य थे जलियांवाला हत्याकांड के बाद, शंकर नायर। शंकर नायर गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में थे। इन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भारत आए थे तो उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन कहा कि यह ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना थी। शुरू शुरू में गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग को गंभीरता से नहीं लिया, इस हत्याकांड को, लेकिन भारतीयों ने गंभीरता से लिया। तो भारतीयों ने जब गंभीरता से लेना शुरू किया और आलोचना करनी शुरू की, तो लीपापोती करने के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया।
हंटर कमेटी बनाई गई और हंटर कमेटी ने, इसमें 5 मेंबर थे। लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। सर जॉर्ज रैंकिंग, डब्ल्यू ई राइस, जॉर्ज बैरो, थॉमस स्मिथ, ये तो 5 में 5 विदेशी सदस्य थे, अंग्रेज सदस्य थे। भारतीय भी सदस्य थे हंटर कमेटी में। भारतीय सदस्य थे चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। सोचो गोलियों से मार के उड़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा नृशंस कार्य, ऐसी घटना पूरी दुनिया में कहीं मिलती ही नहीं। 5 भारत विदेशी और 3 भारतीयों ने मिलकर के जो रिपोर्ट दिया, 1920 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। रिपोर्ट तो इन्होंने 1920 में सौंपी, लेकिन सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए पहले ही बिल पास कर दिया। उसे कहते हैं इंडेमनिटी बिल। ये सरकार ने पास कर दिया। इस बिल में यह था कि सरकार का काम करते हुए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। और हुआ भी, हंटर समिति ने कहा कि इसमें किसी की गिल्टी नहीं है, नो गिल्टी हैज फाउंड। गांधी जी ने कहा कि ये रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती है और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को पद से हटा दिया और कुछ नहीं किया। और ब्रिटेन में इसको लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई। इसको ब्रिटेन बुला करके इसको इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया डायर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो और असंतुष्ट थी इन कार्यवाहियों से, तो इसमें मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई कि जांच किया जाए। तो एक तरफ मालवीय जी थे, दूसरी तरफ पंडित मोतीलाल नेहरू थे। गांधी जी खुद इसके मेंबर थे। अब्बास तैयब जी, सी आर दास, और पुपुल जैकर। कुल मिलाकर के 6 मेंबर्स, इन्होंने जांच किया। अच्छा, उसका कहीं रिकॉर्ड तो होगा बिजनौर वाली घटना का, इतिहास में कहीं मेंशन तो होगा। तो इन लोगों ने कहा कि आपने हत्या किया है, ये सीधा सीधा हत्या है, ये राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, और जो भी पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस टाइम पंजाब में एक और घटना घटी। एक थे मिस्टर चमनदीप। चमनदीप के नेतृत्व में एक फौज का गठन हुआ जिसे कहते हैं डंडा फौज। इनके लोग डंडा लेकर के चलते थे और अंग्रेजों को जहां पाते थे पीटते थे। तो इनको भी मार डाला गया, ज्यादा कुछ किया नहीं गया। ये आप देख रहे हैं गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय जी खड़े हैं। 1919 की ये घटना थी क्रमशः। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला था और विश्व पटल पर एक और घटना घट गई कि विश्व पटल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत है। और भारत से थोड़ी ही दूर पे यहाँ पर तुर्की है। तुर्की की स्थिति बिल्कुल एशिया और यूरोप के बीचों बीच में है। मतलब तुर्की में ही एशिया खत्म हो जाता है और यूरोप शुरू हो जाता है। तुर्की में इस्लामिक जगत के सर्वोच्च नेता रहते थे, खलीफा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये तुर्की
पक्ष में शामिल हुआ जर्मनी के, यानी हिटलर, सॉरी हिटलर नहीं, जर्मनी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। तो तुर्की में मुसलमानों के खलीफा थे और मुसलमानों की सहानुभूति, जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी सहानुभूति तुर्की से थी। अब मुसलमानों को यह डर था कि अगर अंग्रेज हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से ये जीत गया ब्रिटेन, तब तो ये बदला लेगा हमसे, तुर्की से भी लेगा और जहां जहां मुसलमान है पूरी दुनिया में वहां से भी लेगा। ये मन में आशंका थी इनके। यूरोप के दूसरे छोर पे है इंग्लैंड। उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था डेविड लॉयड जॉर्ज। इन्होंने घोषणा की कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा, भारतीय मुसलमान निश्चिंत रहें और युद्ध में हमारा सहयोग है। तो ये घोषणा सिर्फ सहयोग के लिए थी। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया। तो लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि तुर्की के साथ या मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। तो लेकिन युद्ध में जर्मनी हार गया। तो जर्मनी हार गया तो जर्मनी का दोस्त तुर्की भी हार गया। और 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध समाप्त। और 10 अगस्त 1920 को एक संधि हुई जिसे कहते हैं सेवर्स की संधि। ये संधि क्या थी? इस संधि के अनुसार तुर्की के साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने, यानी जीते हुए राष्ट्रों ने आपस में बांट दिया। पहला, तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और भारतीय मुसलमान बड़े परेशान। इन्होंने कहा कि ये सेवर्स की संधि गलत है, इसका विरोध किया, संधि की शर्तें बदलो, लेकिन अंग्रेज किसी सुनने वाले थे। मुसलमान कहते थे कि हमारे खलीफा का अपमान किया गया है, उनके साम्राज्य को काफिरों ने बांट लिया, ये तो गलत बात होगी। गांधी जी ने इस चीज में एक अवसर देखा, जो शुरू से प्रयास कर रहे थे अंग्रेज फूट डालो और शासन करो, उसका उल्टा, कि देखो तुम अंग्रेजों की कितनी सुनते थे और उन्होंने तुम्हारे खलीफा के साथ क्या किया। तुम्हारे खलीफा जब सुरक्षित नहीं उनके हाथों में, तो तुम कैसे सुरक्षित हो। युद्ध खत्म हुआ, वो किसी पार्टी नहीं खत्म हुई या बर्थडे पार्टी नहीं खत्म हुई, युद्ध हो रहा था, वो विश्व युद्ध था। वो दो भेड़ बकरी की लड़ाई नहीं थी, उसमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व थे, सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। गांधी जी ने इसी का आयोजन किया, नवंबर 1919 में हिंदू और मुसलमानों को बुलाया, संयुक्त शिखर सम्मेलन बुलाया दिल्ली में, और उनकी आंखें खोलने वाली बात कही कि देखो तुम्हारे साथ क्या किया गया। ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा था, वो मुकर गई। और तुमको जो आश्वासन देकर के कांग्रेस के खिलाफ लड़ाती है, उसमें कितनी सच्चाई हो तो सामने आना आ गया। तो आपका ये कर्तव्य है कि इसको मुसलमान को, सॉरी ब्रिटेन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कीजिए। फिर कराची में भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है 1921 में।
और इस भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने। इन्होंने साफ घोषणा किया कि आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना या उसकी भर्ती में नाम लिखवाना या अंग्रेजों की मदद करना हराम है। उसको इन्होंने जोड़ दिया रिलीजन से। ये चित्र में मौलाना मोहम्मद अली की फोटो है। इसके बाद संपूर्ण देश में ये बात दोहराई जाने लगी कि अंग्रेजों का किसी प्रकार का सहयोग न किया जाए। महात्मा गांधी ने इस बात को लेकर के पूरे देश का दौरा किया और खान अब्दुल गफ्फार खान भी गांधी के साथ आ गए। उन्होंने भी सहयोग किया। लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। 1922 तक जाते जाते मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में क्रांति कर दी। लोकतांत्रिक क्रांति। और वहां के खलीफा जो थे मोहम्मद चतुर्थ, इनको अपदस्थ कर दिया और उनके साथ अपना खलीफा उनकी जगह पर बिठा दिया। उसका नाम था अब्दुल मजीद। और कहा कि भाई साहब, आपसे नाम मात्र खलीफा रहोगे, प्रतीकात्मक, कोई भी अधिकार आपके पास नहीं होंगे, सारे अधिकार छीन लिए खलीफा से कमाल पाशा ने। अब कमाल पाशा एक तुर्की ही थे, ये अंग्रेज तो थे नहीं। ये कमाल पाशा की फोटो है। तो ये लांछन की अंग्रेज खिलाफत के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ, और कमाल पाशा मुसलमान भी थे। तो ये लांछन थोड़ा हल्का पड़ गया कि अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे हैं, अंग्रेज जो है ऐसा कर रहे हैं, अंग्रेज वैसा कर रहे हैं। तो भारतीय खिलाफत कमेटी थी, इन्होंने एक डेलीगेट भेजा तुर्की यहाँ से कि जाइए और कमाल पाशा को समझाइए कि आप भी एक मुसलमान हैं और खलीफा में ईमान रखो और ये करो वो करो, ऐसे ना करो, खलीफा को अधिकार दो। 1924 में एक शिष्टमंडल तुर्की जाता है भारत से खलीफा को समझाने। मुस्तफा कमाल पाशा ने शिष्टमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, कमाल पाशा से मिलने का मिलने से भी इनकार कर दिया और इसका परिणाम उल्टा हो गया। एटलीस्ट वहां एक प्रतीकात्मक खलीफा मजीद को तो बिठाए थे। 3 मार्च 1924 में इन्होंने खिलाफत पद को ही समाप्त कर दिया। तो लगता तो ऐसा कि अगर ये शिष्टमंडल नहीं गया होता तो कम से कम प्रतीकात्मक रूप में खलीफा बने तो रहते। कमाल पाशा का मानना था कि ये पुराना जमाना गया है, मॉडर्न एरिया आ गया है, मॉडर्न इरा आ गया है और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए तुर्की को, किसी धर्म के वजूद पे काम नहीं करना है। ये अपनी सुपुत्री के साथ बैठे हुए हैं, ये किसी के सुनते नहीं, सेल्फ मेड आदमी थे। और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्न तुर्की का निर्माण होना चाहिए। अब खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ करें समझ में नहीं आता कि तुर्की के किसके खिलाफ करें जो कि अंग्रेजों का दुश्मन था, कि अंग्रेजों के खिलाफ करें जो कि खिलाफत का दुश्मन था। अगर अंग्रेज खिलाफत के दुश्मन थे तो खिलाफत के पद तो ये समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन कंफ्यूज्ड हो गया, करना क्या है। लेकिन इससे अंग्रेजों का गुनाह कम नहीं हो जाता। ये बात तो पक्की थी कि अंग्रेज मुसलमानों के हितैषी नहीं है। खिलाफत आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम क्या रहा कि खिलाफत आंदोलन वाज द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट नेशन वाइड आंदोलन जो होने वाला था 1920 में। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन का ये प्रील्यूड था। असहयोग आंदोलन की तैयारी थी, तो माहौल बन गया, पृष्ठभूमि तैयार हो गई असहयोग आंदोलन की। ये खिलाफत आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 1920 में 30 दिसंबर 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया और इसमें लक्ष्य बनाया गया स्वराज। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। सीआर दास ने इस प्रस्ताव को रखा था। सीआर दास चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे। तो
इसमें घोषणा की गई कि हम स्वराज को प्राप्त करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त करेंगे। कांग्रेस का संविधान बदल दिया गया। संविधान में क्या बदलाव किया गया? संविधान में यह बदलाव किया गया कि अखिल भारतीय जो कांग्रेस है वो तो ठीक है, लेकिन प्रांतों के स्तर पर जो कांग्रेस की शाखाएं बनेंगी ना, प्रदेश स्तर पर, ये शाखाएं भाषाई आधार पर बनेंगी। यानी तमिल बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, और वहां की भाषा ही बोलेंगे। और कांग्रेस का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। 15 मेंबर होंगे, 15 सदस्य। इनकी वर्किंग कमेटी होगी। इसी में अध्यक्ष भी होगा, सचिव भी होगा। ये कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। अब प्रॉपर ये संगठन बन गया, क्योंकि गांधी जी के रूप में इनको एक नया लीडर मिल गया था। अब कांग्रेस का असली काम यहाँ शुरू होता। अभी तक तो गरम दल, नरम दल, विरोध करें कि समर्थन करें कि क्या करें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। अब सॉल्यूशन मिल गया कि कांग्रेस को एक सुदृढ़ संगठन बनाना है और गांव, छोटे कस्बे, मोहल्ले तक फैलाना है। सदस्यता शुल्क को भी रखा गया, 25 पैसे चवन्नी उस जमाने में देकर के कांग्रेस का मेंबर बना जा सकता था। हाँ, खिलाफत आंदोलन से निस्संदेह हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। खिलाफत आंदोलन से अंग्रेजों का जो असली चेहरा था वो बेनकाब हुआ कि वो मुस्लिमों के हितैषी हैं। ये भ्रम दूर हुआ ना, तो बल मिला, निश्चित बल मिला। तो ये चितरंजन दास हैं, ये बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे। 25 पैसे कांग्रेस की सदस्यता इसलिए कर दी गई क्योंकि निर्धन, पहले 1 रुपए थे, निर्धन लोग भी इसके सदस्य बन सके। इसके बाद शुरू होता है पहला देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये पहला देशव्यापी आंदोलन है। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि खिलाफत का क्या किया जाए, यानी खलीफा का क्या किया जाए। इसका सॉल्यूशन, सम्मानजनक सॉल्यूशन। जलियांवाला बाग, जो अन्याय किया गया उसके विरुद्ध न्याय। स्वराज। मेंबर बनने के लिए शुल्क इसलिए लिया जाता था कि कांग्रेस की अपनी व्यवस्था थी, खर्च लगता था ना, ऐसे थोड़ी ना। कहीं भी अधिवेशन हो रहा है, देश भर से लोग आ रहे हैं, या कोई भी कार्य हो रहा है, बैनर लग रहे हैं, पर्चे छप रहे हैं, समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है, विज्ञापन जा रहा है, तो बिना पैसे के थोड़ी ना होता था। तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोगों से ही आएंगे। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मैंने बताया कि पुनः किया गया कलकत्ता के अधिवेशन में। इसकी कार्यकारिणी की बैठक हुई। कलकत्ता के अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध किया कलकत्ता के अधिवेशन में सी आर दास। खुद अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने भी असहयोग का विरोध किया, क्योंकि ये कह रहे थे कि आप अंग्रेजों से तो सहयोग करोगे, लेकिन इससे भारत की जो खस्ताहाल व्यवस्था है वो और खस्ताहाल हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो कलकत्ता अधिवेशन में पहले हुआ था 4 सितंबर 1920 को, लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ नागपुर अधिवेशन में, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसके प्रस्ताव से असंतुष्ट सबसे ज्यादा हुई एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट को ये लग रहा था कि हमारा जो होम रूल आंदोलन का मोटिव है वो इससे डिफीट हो जाएगा। होम रूल में हम ये कह रहे हैं कि भाई हम अंग्रेजों के अंदर में ही रहेंगे, लेकिन स्वशासन का अधिकार हमको दे दिया जाए। लेकिन असहयोग का मतलब ये था कि अंग्रेजों को दुश्मन मान लेना, अंडर में होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, जिन्ना इसके खिलाफ थे। जिन्ना को दूसरा ही सुर पकड़ना शुरू हो गया था। तीसरा, बिपिन चंद्र पाल इसके खिलाफ थे। बिपिन चंद्र कहते थे कि अभी ये बहुत जल्दी है, अभी हम इस लायक नहीं हुए, हमारा संगठन इतना व्यापक नहीं है, अभी तो कांग्रेस पार्टी ठीक से काम करना भी नहीं शुरू की। चौथा थे जीएस खरड़े। ये लोग असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे।
गांधी जी ने कहा कि भाई हम असहयोग का मतलब ये नहीं है कि जो बनी बनाई व्यवस्था है उसको नष्ट भी कर रहे, नहीं, उसकी जगह पे हम बेहतरीन व्यवस्था बनाएंगे। एक तरफ असहयोग चलेगा, दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलेगा, और पुराने को ध्वस्त करके नई व्यवस्था लाना हमारी ये जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय विद्यालय बनेंगे, पंचायती अदालतें बनेंगी, स्वदेशी पे काम संभव होगा, स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा, चरखे का प्रचार होगा, खादी, भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत को दूर करेंगे, और 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। 1 करोड़ के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाएगी, तिलक को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि 1 अगस्त को तिलक की डेथ हो गई थी और 1 अगस्त को ये शुरू होगा, इसलिए इनका नाम रखा जाएगा तिलक स्वराज फंड। तो ये तो गांधी जी ने कहा कि भाई रचनात्मक आंदोलन भी चलेगा, लेकिन असहयोग आंदोलन में बहुत सारे नकारात्मक आंदोलन थे। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार से हमें हर स्तर पर असहयोग करना है, क्योंकि अंग्रेज भारत में मात्र 7% है। भारत की जितनी जनसंख्या है उसके 7% है अंग्रेज, और ये जो 7% अंग्रेज हैं वो सबके सब हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इनके सहारे हम बने हुए हैं, और हमने अपने हाथों से इनको सहारा दे रखा है। हम है 93%, और विडंबना ये है कि 93% गुलामी कर रहा है और 7% हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहा है और शासन भी कर रहा है। सौहार्दपूर्ण राज्य नहीं कर रहा है। तो अगर हम अपने सारे हाथ खींच लें, 93% हाथ खींच लें, तो ये 7% फिरंगी जमीन पे गिरेंगे। तो हमें इनसे हर प्रकार का हाथ वापस खींच लेना चाहिए। तो इसको कहा गया, हाथ खींचने को गांधी जी ने कहा नकारात्मक कार्यक्रम। सहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? सरकारी उपाधि को छोड़ दो, क्योंकि ये लॉलीपॉप हमें थमाया गया है, हमारे आत्मसम्मान की कीमत लगाई गई। स्थानीय निकायों में जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं उसके पदों का त्याग करो। जो भी ये उत्सव मनाते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी, इनमें मत जाओ। विदेशी जो भी वस्तु हो उनका इस्तेमाल करना बंद। सरकारी स्कूल कॉलेज में एडमिशन बंद। कोई भी इलेक्शन गवर्नमेंट करती है उसमें न मतदान करना है ना उसमें पार्टिसिपेट करना है। और खासकर इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सेना। सेना और दूसरी इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है श्रमिक। सेना और श्रमिक न विदेश जाएं और न इनका कोई बात माने, इनकी नौकरियां छोड़ दें। तो गांधी जी ने अपने लोग जो करप्ट हैं उन करप्टों का करप्शन छुड़ाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। इसका बहुत ही व्यापक विरोध किया गया। बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड उद्योगपति थे भारत में जो यहाँ पे पहले से अपना सिक्का जमा चुके थे। जैसे बहुत बड़े बड़े व्यवसायी थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमनालाल दास, द्वारका दास, कावजी जहांगीर, फिरोजी शेखना, शीतलवाड़ा। इन लोगों ने मिलकर एक संस्था ही बना लिया, असहयोग विरोधी संस्था। लेकिन बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी आए, जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई, विठल भाई। ये लोग प्रतिष्ठित वकील थे, इन्होंने वकालत ही छोड़ दी।
राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई पूरे भारत में। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय इस दौर में आकार लिए। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस और खिलाफत कमेटी इन दोनों के उद्देश्यों को मिलाकर के एक नया, दोनों का मिलाकर के मिक्स ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रस्ताव किया गया। तो कलकत्ता में प्रस्ताव था और नागपुर में मंजूरी थी। गांधी जी ने इसका अंतिम लक्ष्य घोषित किया है स्वराज। स्वराज से गांधी जी का तात्पर्य क्या था कि या तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हमें अंग्रेज स्वायत्तता प्रदान करें, शासन करने का अधिकार प्रदान करें, या वो हमको छोड़ करके चले जाएं, बाहर हो जाएं, दोनों में से कोई देते। गांधी जी को पहली बार असहयोग आंदोलन चलाने के लिए देशव्यापी नेतृत्व सौंपा गया। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू होता है और आश्चर्यजनक रूप से पूरे देश के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। स्कूल स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। सरकारी उपाधियां लौटाई गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। 1 साल के अंतर्गत अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगी और इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स आया ब्रिटिश भारत की यात्रा पर। युवराज था, भारत की जनता को शांत करने के लिए आया था कि शांत शांत करके आया, लेकिन भारत की जनता ने इतना विरोध किया कि बस उसकी हत्या नहीं की। जहां जहां वहां पहुंचता वहां वहां व्यापक विप्लव मच जाता। 17 नवंबर 1921 को बंबई पहुंचता है। बंबई में, सारे बंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सारा बंबई ठप, दुकानें बंद, सड़कें ट्रेन बंद, सारा गाड़ी वाड़ी सब बंद, जगह जगह काले कपड़े पहन के जुलूस में। तो इसकी बड़ी बेइज्जती हुई है। प्रिंस जो बन के आया था, ये समझा कि मैं बड़ा लोकप्रिय हूँ भारत में, क्योंकि इसके चाटुकार इसको बताते थे वहां ब्रिटेन में कि वहां जनता आपके गुण गा रही है। सब जनता तो आप ही का नाम ले लेकर के पानी पीती है, खाना खाती है, आपके बिना तो वहां कोई जी ही नहीं सकता है। यहाँ आया तो इसको जूते दिखाए गए, सड़े हुए अंडे फेंके गए। इसका दिल इतना बुरी तरह से टूट गया कि बंबई से ही बैक हो गया। वो कहा मेरा पानी का जहाज निकालो ड्राइवर, मुझे बैठना है। अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, बिकॉज वो एयरपोर्ट वाली का आज बर्थडे है, वो इंदौर आई है। आज मैं नहीं गया तो वो मेरे बिना केक नहीं काटेगी। उसको फोन आ रहा है, आज मैंने उसकी फोटो, अच्छा ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। असहयोग आंदोलन के बाद इसका नंबर है। जाइए जाइए, केक काटिए। अब तो भारत आजाद हो चुका है, क्या दिक्कत है। तो अब आंदोलन को दबाने के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था। उन्नीस 1922 की शुरुआत तक 30,000 लोगों को जेल में डाला गया। और इसी दौरान कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 27 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में शुरू हुआ। आंदोलन के दौरान ही तो इसके अध्यक्ष सी आर दास चुने गए, लेकिन सी आर दास आंदोलन के चक्कर में जेल में थे। तो इसकी जगह पे अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां को देखते हो, तो ये है हकीम अजमल खां। हाँ, चितरंजन दास ने जेल से अपना संदेश युवकों को दिया कि वे बड़ी संख्या में स्वयं सेवक बने और गांधी जी को फॉलो करें। गांधी जी ने सीधे वायसराय को चिट्ठी लिखी 1 फरवरी 1922 को, रीडिंग को, कि अपना टॉर्चर दमन खत्म नहीं करोगे तो बारदोली जाकर के सामूहिक अवज्ञा तो शुरू ही करेंगे जैसे पहले किए थे, और लगान भी देने को मना कर देंगे देश की जनताओं के शानों को। और अगर तुम्हारी आर्थिक फाइनेंशियल कनेक्शन कट गया तो फिर आप सर्वाइव इंडिया में नहीं कर पाओगे। अध्यक्ष पहले चुने गए, जेल में बाद उसी दिन बंद कर दिए। तो ये चिट्ठी लिखी लॉर्ड रीडिंग को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
मैं जहाँ पाया गया था बचपन में गोरखपुर के पास एक छोटी सी जगह, छोटा सा शहर है चौरी चौरा। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। अभी भी वहाँ पे कुल मिला जुला के वहाँ की आबादी 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। चौरी चौरा में कस्बा था ये। 4 फरवरी का दिन था 1922। असहयोग आंदोलन के लिए लोग शांतिप्रिय जुलूस निकाल रहे थे और इनका नेतृत्व कर रहे थे एक रिटायर्ड सैनिक थे। इनका नाम था भगवान। इनका नाम ही था भगवान अहीर। पुलिस वालों ने इनकी पिटाई कर दी, भगवान अहीर और इनके ग्रुप वालों की पिटाई कर दी कि तुम जुलूस क्यों निकाल रहे हो। और पुलिस स्टेशन के सामने हो गया। तो ये सारे जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे हिंसक हो गए और इन्होंने पुलिस वालों को थाने में ही बंद करके थाने को आग लगा दिया। जितने पुलिस वाले थे जला करके मार डाला। 22 पुलिस वाले जल मरे। ये सब इंडियंस थे। अब अंग्रेजों को मिल गया बहाना भारतीयों को गोली मारने का। अंग्रेजों ने फटाफट 170 भारतीयों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और उनको मृत्यु दंड दे दिया। इस जुलूस में बहुत सारे लोग थे। 170 लोगों को तो फांसी दे दिया गया। लेकिन इसी समय महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो कि वकील भी थे, बहुत ही बुद्धिमानी से 151 लोगों की पैरवी करते हुए उनको फांसी से बचा लिया। ये उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस चौरी चौरा कांड का सबसे बड़ा इल इफेक्ट क्या था? गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर गहरी चोट। 4 फरवरी को घटना घटी और 12 फरवरी को गांधी जी दुखी होकर के 1922 में ही कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। खत्म नहीं कर दिया, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्यूशन। हाँ, थैंक यू, कुशीनगर। यस। तो ये जो स्थगन का प्रस्ताव था, ये कहाँ पे रखा गया? कोई बता सकता है? उस समय कांग्रेस के कहाँ पे होने वाले अधिवेशन में रखा गया असहयोग आंदोलन के स्थगन का प्रस्ताव? वेरी गुड ऋषिका, बारदोली, गुजरात में। अब कांग्रेस के खुद के नेता हतप्रभ रह गए और सबसे ज्यादा दुखी तो हो गए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को समझ में ही ना आए कि मैंने अपनी वकालत छोड़ दी, लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया देश के लिए। चौरी चौरा में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं और इन्होंने वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, इवन मोहम्मद अली, शौकत अली, इन सभी ने आलोचना। लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जेल में बंद थे। जेल से ही लंबे लंबे लेटर लिखने शुरू कर दिए गांधी जी को और कहा कि एक जगह के पाप का सजा सारे देश को क्यों आप देते। इवन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बड़ा दुख है, हम सफल होने ही वाले थे। सीआर दास ने कहा कि गांधी जी की या तो ये प्रवृत्ति लगती है कि आंदोलन को बहुत साहस से शुरू करते हैं, कुशलता से चलाते हैं कुछ समय तक, लेकिन लास्ट में जाते जाते बहके जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये राष्ट्रीय संकट। गवर्नमेंट को मजा आ गया, ये मोतीलाल नेहरू हैं, गवर्नमेंट तो यही चाहती थी। फटाफट गवर्नमेंट ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया और सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के षड्यंत्र में 6 साल की सजा सुनाई। असंतोष भड़काने के लिए। गांधी जी का स्वास्थ्य जब जेल में जाते थे खराब हो जाता था, इस बार भी खराब हो गया और 5 फरवरी 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया।
2 ही साल में। इस तरह से असहयोग आंदोलन की गाड़ी बीच में ही रुक गई, अपने लक्ष्य को प्राप्त होने में सफल नहीं हो सका। लेकिन ऐसा ही नहीं कि कोई लाभ नहीं हुआ, असहयोग आंदोलन से बहुत सारा लाभ हुआ। कुछ गलतियां भी हुई। पहली बात तो ये थी कि गांधी जी को अभी तक देशव्यापी आंदोलन का अनुभव नहीं था, पहला अनुभव था ये। दूसरा, खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह गया था, खिलाफत को इसमें मिलाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खिलाफत का जो रूट काज था वही खत्म हो गया। खिलाफत आंदोलन का जो जड़ है वो धर्म से संबंधित था, मूल कारण धर्म है। असहयोग आंदोलन का मूल कारण है देश। इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग, इन दोनों को नहीं मिलाया जा सकता। एक सांप्रदायिक है और एक सार्वभौमिक। तो सबसे बड़ी गलती तो ये थी, प्रकृति अलग अलग। लेकिन ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ, बहुत सारे लाभ हुए। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एप्लीकेशन लिखने के स्थान पर, अभी तक तो सिर्फ प्रार्थना पत्र ही लिखती रहती थी, कांग्रेस ने एक ठोस कदम उठाया। पहली बार कांग्रेस पार्टी का जो विस्तार है, जो प्रसार है, वो राष्ट्रीय हुआ। पहली बार तो इसकी देश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बात को माना। पहली बार ऐसा हुआ कि ये ऐसा आंदोलन नहीं था कि जो मात्र शिक्षित वर्ग में ही सीमित रहा, नहीं, ये आम जनता का आंदोलन हुआ। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आम जनता से जुड़ा, ये बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी असहयोग आंदोलन। और पहली बार आम जनता के इन्वॉल्वमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता में डाल दिया। समझ में नहीं आता था क्या करें। उपलैंड ने लिखा है ना कि न सिर्फ आंदोलन को क्रांतिकारी गांधी ने बनाया, गांधी ने इसको लोकप्रिय भी बनाया। नगर से गांव, गांव का व्यक्ति जाग गया। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जनता अत्याचार नहीं सहेगी, और अगर इसका बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट कर दिया जाए तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बीच में ब्रेक लग गया। ब्रेक क्यों लगा, इसके पीछे भी कारण। गांधी जी जिस दृष्टि से देख रहे थे वो दृष्टि सभी के पास नहीं थी। गांधी जी जानते थे कि अगर चौरी चौरा कांड को अवॉइड कर दिया जाता, कोई बात नहीं, छोटे मोटे आंदोलन है, ऐसी बातें होती रहती हैं, इसका परिणाम जानते क्या होता? इसका परिणाम होता व्यापक नरसंहार। जब जो अंग्रेजी गवर्नमेंट निहत्थे जलियांवाला बाग में मेला देखने आए व्यक्तियों को इतनी बेशर्मी से मार सकती है, वो गवर्नमेंट कल्पना करो कि थाने में जिंदा जला दिया जाना पुलिस वालों को, उस पर क्या करेगी? जलियांवाला बाग में तो चलो उनके पास तो कोई दलील भी नहीं थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहां तो उनके पास कहने के लिए था ना कि हमको जिंदा जला दिए, हमारे 22 सिपाहियों को इन्होंने जिंदा जला दिया। इनको एक बहाना मिल गया। अब पूरे देश में, तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में, नोआखाली में, काबुल में, गांव में पुलिस वाले गोलियां मारते, 100 को वहां मार दिया, 200 को वहां मार दिया, 300 को यहां मार दिया, 400 को वहां मार दिया। तो जो लोग गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि गांधी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, वो लोग गांधी से ही कहते कि आपने तो बलवा फैला दिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा भाग जाना, स्वतंत्रता तो मिली विली नहीं कुछ, लाखों लोगों को गोली मार दी गई। ये तो आपका नेतृत्व था। अंतिम जिम्मेदारी यहां गांधी की थी, इसलिए इन्होंने वापस लिया। पहला। दूसरा कारण, अगर इस घटना को अवॉइड कर दिया जाता, पानी दो, तो अहिंसा गांधी के सिद्धांत में आगे शामिल नहीं रहता था, और आगे अहिंसा के दायरे में बात करके कोई भी आंदोलन नहीं किया जा सकता था। अहिंसा प्रभावित होता तो फिर सत्य प्रभावित होता, फिर सत्याग्रह प्रभावित होता, फिर अनशन प्रभावित होता, फिर असहयोग प्रभावित होता। ये सारे परस्पर जुड़े हुए सिद्धांत थे, एलिनिएटेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर सिद्धांत, एक से दूसरे को सपोर्ट मिलता है। एक प्यादा गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे, ये दूसरा कारण था। तीसरा, हम अभी सशस्त्र संघर्ष के लिए न सक्षम थे, न संसाधन संपन्न थे, और ना अंग्रेजों का भी ताजा वर्ल्ड वार समाप्त हुआ है, उनके पास हथियारों के जखीरे, अभी बहुत सारे बम बचे हुए हैं फोड़ने के लिए, अभी जंग नहीं लगी बंदूकों में। आसानी से भारतीय उनको सधाना एक शब्द होता है ना, सधा देना। हमारी माँ जब खाना बच जाता था, ज्यादा ही होता तो खा जाती थी,
हम पूछते थे तो एक्स्ट्रा खाना क्यों खाई जाती है, बासी वासी सब। माओ को लास्ट में ही मिलता है, दाल बच गई, कम सब्जी बच गई, ज़्यादा चावल है ही नहीं, रोटी सूखी जली, चावल भी जला, सारा एक में मिक्स करके वो, तो जितने भी गोला बारूद बम बचे हुए थे वो सारा का सारा उपयोग हो जाता भारत में। इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। गुड। तो कांग्रेस पार्टी तो यहाँ शांत पड़ गई। अब क्या किया जाए, कुछ करना तो था ही, क्योंकि लक्ष्य तो हमें मिला नहीं। गांधी जी भी जेल में थे। तो वकील साहब लोग आए निकल के, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए, ये वो दिस दैट। विठल भाई पटेल, हकीम असमल खां, श्रीनिवास अयंगर, नरसिंह चिंतामन केलकर, मदन मोहन मालवीय, एम आर जयकर, इन सभी लोगों ने तो बड़ा बुरा भला कहा। इन्होंने कहा ऐसा है, गांधी जी का फार्मूला गांधी जी के पास नहीं, तो अपना फार्मूला चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी से अलग इन्होंने 1923 में एक नई पार्टी बनाई जिसे कहा गया स्वराज। चितरंजन दास इसके संस्थापक थे, मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे। इसका भी वही उद्देश्य है जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, स्वराज, सेल्फ रूल, लेकिन तरीका दूसरा है। तरीका यह है कि अंग्रेजों की जो विधान परिषद है, जहां पे वो भारतीयों को सदस्य बनाते हैं, सदस्यता देते हैं, इस विधान परिषद का वही रोल है जो संसद भवन का रोल था। हालांकि सुनी जाती थी गवर्नर जनरल की ही, ये ड्रामा था एक छोटा सा कि भारतीयों को भी हम डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हैं। तो भारत विधान परिषद में प्रवेश करना इलेक्शंस के द्वारा, और यहां जाकर के सरकार की पोल खोलना, उनसे असहयोग करना, ये स्वराज पार्टी की प्लानिंग थी। उनके कार्यों में अड़ंगा डालना, नीतियों को परिवर्तित करने के लिए विवश करना, तो ये भी एक प्रकार का सहयोग ही था। लेकिन दूसरा टाइप का सरकार, मतलब अंग्रेजी सरकार का जो कानून बनाने वाली संस्था थी विधान परिषद, इसमें प्रवेश करके इसमें अवरोध उत्पन्न करना। ये जो परिषद बनाया गया था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। 1923 के चुनाव में भाग लिया गया और विधान परिषद में बहुत सारे नेता जीत करके घुसे। इन्हें कहा गया चेंजर्स, यानी परिवर्तनवादी। कांग्रेस का दूसरा वर्ग था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, ये कहते थे कि नहीं, प्रवेश करके विरोध नहीं करता, इस स्वराज पार्टी के मंसूबों के खिलाफ थे। उन्हें कहा गया नो चेंजर्स, अपरिवर्तनवादी। तो कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं कि यहाँ पे दो भागों में बट जाता है, चेंजर्स और नो चेंजर्स। अब क्या डिसाइड किया जाए, इसके लिए कांग्रेस का अगला दिसंबर में 1922 में अधिवेशन होता है बिहार के बोधगया में। गया अधिवेशन में चेंजर्स की बात को मानने से इनकार कर दिया गया कि भाई इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। विधान परिषद में जाकर के गवर्नर जनरल के हाथ में पूरी शक्ति है, उसी का निर्णय फॉलो होता है, आप जाकर के सिर्फ बातें करोगे, इससे क्या हल निकलेगा। तो सी.आर. दास और नेहरू, इन दोनों को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, गांधी जी का आंदोलन भी विफल हो गया। ये सी.आर. दास है और वो नेहरू है नीचे, ये नेहरू जी हैं। तो इनको बड़ा दुख हुआ, इन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, दोनों लोगों ने, और एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। अध्यक्ष बन गए सी.आर. दास, महासचिव बन गए मोतीलाल नेहरू। अलग तो हो गए लेकिन कहते रहे कि नहीं, हम हैं तो कांग्रेस के ही बच्चे,
उसके अभिन्न अंग है। अब इधर ये हल्ला होने लगा, अंग्रेजों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस में फिर विभाजन हो गया, कांग्रेस में फिर विभाजन हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग और भी चिंतित हो गए कि हमारा दुश्मन तो खुश हो गया, देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कहा गया कि ऐसा मौलाना साहब, आप बड़े होशियार आदमी हैं और कुछ करो मौलाना जी, आपको देख के लगता है कि आप विद्वान हैं। विद्वान थे भी, पहले शिक्षा मंत्री थे भारत, देख के नहीं लगता विद्वान है, कितने बड़े विद्वान लग रहे हैं। मतलब गांधी चश्मा भी लगाते थे, नेहरू टोपी भी लगाते थे। तो इन्होंने आनन फानन में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया और स्वराज पार्टी को कहा कि ठीक है भाई साहब, आप लोग हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है जो कर रहे हैं हम उसको मान्यता देते हैं और ठीक है करो, चुनाव लड़ो, विधान परिषद में जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तो इससे ये बात कम से कम खत्म हो गई कि कांग्रेस टूट गई काइंड ऑफ। हुआ भी, स्वराज पार्टी भारी बहुमत से जीतती है प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों में, और ये प्रवेश कर जाती है। मतलब केंद्रीय विधानसभा की 105 निर्वाचित सीटों में 40 से ज्यादा सीटों पर स्वराज पार्टी को जीत मिली, और प्रांतीय परिषदों में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा, बंबई और संयुक्त प्रांत में सफलता मिली, लेकिन पंजाब और मद्रास में जातिवाद और सांप्रदायिकता ने उसकी गतियां डुबो दी। पंजाब में दिनों में भी नहीं था, पंजाब में मैं नहीं था, मतलब दुनिया में ही नहीं था। खैर वो पहुंचे, विधान परिषद में गए, वहां पे क्या करते थे कि सरकार कहे पूरब तो ये बोले पश्चिम, कोई भी प्रस्ताव सरकार लाती थी, लंबा चौड़ा विरोध करते थे, उसका बहस होती थी। गवर्नर जनरल को सारे अधिकार थे, गवर्नर जनरल अपनी स्वेच्छा से काम करती थी, अपना सिग्नेचर करती थी, लेकिन इनकी बहसें सरकारी उसमें लोकल न्यूज़पेपर्स में छपती थी और पूरी जनता उनको पढ़ती थी, और इससे एक राजनीतिक जागरूकता फैली पूरे भारत में। उसी समय 5 फरवरी 1940 को गांधी जी खराब स्वास्थ्य की वजह से 1924 को जेल से बाहर आ गए। बाहर आकर के तुरंत स्वराज्यों से मिला, उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि स्वराजवादी नेता सुयोग्य, अनुभवी, ईमानदार और देशभक्त हैं। आते ही चौका मारा उन्होंने ब्लाक से। हालांकि चितरंजन दास जो थे वो गांधी जी के खिलाफ ही थे, असहयोग आंदोलन के हिसाब से चिढ़े हुए थे। बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन चितरंजन दास भी खुश हुए, गांधी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आकर के तुरंत जो है मेरी तारीफ कर देंगे। चितरंजन का मनोरंजन हो गया। ये दोनों मिलकर के 6 नवंबर 1924 में दोनों ने अपना एक कंबाइंड स्टेटमेंट दिया, जिसे कहते हैं गांधीदास पैक्ट, समझौता कर लिया एक तरह से। इस समझौते में कुछ डिसीजंस हुए, जैसे असहयोग, इसको इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरा, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस का अंग है, अलग नहीं है, जो कि पहले से भी ऐसा ही था। तो ये जो गांधीदास पैक्ट हुआ वो किस अधिवेशन में हुआ, कहां हुआ, कोई बता सकता है? वेरी गुड पूजा, बेलगांव में। गांधीदास पैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इन्होंने परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच विश्वास के बीज बो दिए। और गांधी जी ने कहा कि देखिए भाई, आप लोग कमान संभालिए और मैं अभी दूसरा कुछ काम करूंगा। लोगों ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैंने जेल में ही प्लानिंग कर लिया था बीमार होने के ठीक पहले, और इन्होंने बनाया ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, जो पूरे भारत में बुनकर बेरोजगार हो गए थे। उनका इन्होंने एसोसिएशन बना करके उनके अंदर मजबूती और प्राण फूकने के लिए खादी और चरखे पे ध्यान केंद्रित कर दिया। खैर, स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं के भी चुनाव हुए, कांग्रेस फिर जीती, सीआर दास कलकत्ता के मेयर बन गए,
राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर बन गए, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बन गए, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर बन गए। सभी मेयरों के चेयर कांग्रेस पार्टी के पास आ गए। बाद में वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुन दिए गए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी कि स्वराजियों के नियत पे शक हो गया। जैसे एक स्वराजी थे, उनका नाम था A.R. अयंगर। अंग्रेजों की एक संस्था थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके मेंबर बन गए। दूसरे स्वराजी थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। ये सब प्रो इंग्लिश संस्थाएं थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार से असहयोग नहीं कर रहे हैं, उल्टे सहयोग करना शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय हिंदुओं की बात करने लगे, लाला लाजपत राय भी हिंदुओं की बात करने लगे, हिंदुओं की रक्षा की बात करने लगे। बाद में मोतीलाल नेहरू और जिन्ना में मतभेद हो गया। धीरे धीरे स्वराजवादियों का प्रभाव कम होने लगा। 1925 में सीआर दास की डेथ होगी। स्वराज दल को सबसे बड़ा धक्का लगा। 1926 के फिर चुनाव हुए, उसमें इसने सारी सीटें लगभग गंवा दी। मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों का विधानमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। फिर भी स्वराज दल ने थोड़ा बहुत अपना काम जारी रखा कि गांधी जी स्पिनर्स एसोसिएशन सारे बुनकरों का मीटिंग ले रहे हैं चरखे के साथ साथ, और सबको बता रहे हैं कि चरखा और खादी ये जो दर्शन है, इस दर्शन का क्या महत्व। तो इस तरह से स्वराजवादियों का हम देखते हैं पराभव हो गया और सारे स्वराजवादी नेता मिल गए वापस कांग्रेस पार्टी। ये कौन है, ये जो भाई साहब खड़े हैं, कोई पहचान रहा है कौन है? जिन्ना जी ने अपनी जवानी के दिनों को याद किया। स्वराजवादियों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शिथिल थी उस समय इन्होंने जनजागृति को, कहां पे नहीं हुआ था, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन एक कांग्रेस पार्टी की तरह एसोसिएशन था, पार्टी थी बुनकरों की, ये कोई जगह का नाम नहीं है। दूसरा इनका महत्व ये था कि जो गोलमेज सम्मेलन की डिमांड इन्होंने ही की, गोलमेज सम्मेलन इन्हीं का देन था, और इन्हीं के मांगों के परिणाम स्वरूप शाइमन कमीशन भारत में आया। तो कल से हम आगे शाइमन कमीशन और उसके आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। आशा है कि यहां तक का पूरा सीक्वेंस में आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ, को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।